हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज की। और ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को राजपाल सिंह जो बुक है वहाँ से देखने को मिलेगी। और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा बंदी रक्षा हो गया, एसआई के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा वर्णमाला का। वर्णमाला का एक लेक्चर हम लोगों ने इससे पहले ले लिया था, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था स्टार्टिंग के। आज हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 40 क्वेश्चन वर्णमाला के डिस्कस कर ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना है इसको, जहाँ पर भी आप लोगों की रीच है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक में। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमें ए और आई का उच्चारण स्थान बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन है आपके कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ और कंठोष्ठ। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम बात करेंगे उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान कौन सा है, अगर हम व्यंजन की बात करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर पता होगा कि स्पर्श व्यंजन में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये सभी ध्वनियाँ आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्वर में, तो स्वर में भी जितने भी स्वर हैं, 11 के 11 स्वर, इनके भी उच्चारण स्थान यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों अ और आ की, ठीक है, तो इन दोनों का अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, देखने को मिलेगा कंठ। ठीक है, तो कंठ से आप लोग जो क वर्ग है उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अ और आ का भी कंठ ही है। इसके बाद आता है ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई। तो यहाँ पर आप लोगों को उच्चारण स्थान ध्यान में रखना है तालु या फिर तालव्य। ठीक है, तालु या फिर तालव्य। चौ वर्ग यहाँ पर व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं और स्वर में हम ई और ई को पढ़ते हैं तालु में। ठीक है, तो ये दो हम लोगों ने देख लिए, कंठ और तालु। अब हम देख लेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहाँ पर आप लोगों को ओष्ठ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओष्ठ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद री आता है, तो री आप लोगों को ध्यान में रखना है मूर्धन्य या फिर मूर्ध्य, इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये उच्चारण स्थान री का देखने को मिलता है। री के बाद हमारे पास आ जाता है जो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछा गया था, तो ए और आई। ए और आई का उच्चारण स्थान आप लोगों को कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु, या फिर इसको हम कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं, कंठ और तालव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ए और आई का कंठ तालव्य। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ए आई के बाद आता है ओ और औ, ओ और औ। तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, वो होता है कंठोस्थ्य। क्या होता है? कंठोस्थ्य। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज का। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी व्यंजन में क के बाद कौन सा व्यंजन हमको दिखाई देता है? ऑप्शन है ख, छ, च और ज्ञ। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए करके आ जाएंगे ख, क्योंकि क के बाद ख आता है अगर हम वर्णमाला की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर आप रीड कर रहे होंगे, तो पूछा जा रहा है कि शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे ए बी सी डी इस तरीके से, तो आप लोगों को हिंदी में जो शब्दकोश है उसको भी ध्यान में रखना है। तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं हिंदी शब्दकोश से। दोस्तों अगर हम क की बात करेंगे, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो इसमें आप लोगों को एक जो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र,
ग्यों और स्र, ये चार के चार आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अगर हम बात करेंगे छ की, तो ये किस किस से मिलके बना रहता है, ये किन वर्णों से मिलके बनता है, तो ये मिलता है क और धन सौ। ठीक है, सौ से षटकोण वाला सौ यहाँ पर आता है, इसको हम मूर्धन्य सौ बोलते हैं। ठीक है, तो छ जो है वो क और सौ से मिलके बनता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क के बाद पूछा था, तो क के बाद यहाँ पर आप लोगों को छ देखने को मिलेगा जो कि क और सौ से मिलके बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो त्र है, त्र ये किसके बाद आएगा, तो त्र आप लोगों ने अभी देखा संयुक्त व्यंजन है, ये किस किस से मिलके बनता है त और र से, तो ये त के बाद आ जाएगा। अगर हम ज्यों की बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन में ज्यों की बात करेंगे, तो ये जौ धन यौ से मिलके बनता है, तो ये जौ के बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक संयुक्त व्यंजन और है जिसको हम स्र बोलते हैं, ये किसके बाद आएगा, ये आप लोगों को अगर इसका संयुक्त व्यंजन में देखेंगे तो सौ धन र, ये आएगा सौ के बाद। और ये कौन सी सौ है, तालव्य सौ, जिसको हम सलजम वाली सौ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्र शब्द व्यंजन आएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। यहाँ पर आप लोग फिर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ण या फिर ध्वनि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। जब आप लोगों से पूछता कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, लेकिन आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो सार्थक शब्द आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस बात को नोटिस करना है। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थपूर्ण, ठीक है, जिसका अर्थ निकले, अर्थ जिसमें निहित हो, उसको हम बोलते हैं सार्थक। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम सार्थक ध्वनि बोलेंगे, तो वो हो जाएगी दोस्तों शब्द। क्या हो जाएगी, शब्द। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दंत्य वर्ण कौन सा है। तो ट, स, प और ह ऑप्शन आपके सामने हैं। दंत्य वर्ण की अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो त वर्ग आप लोगों ने त वर्ग की अगर हम बात करेंगे, जिसमें त, थ, द, ध, न, त से लेकर न तक आता है, तो ये सभी दंत्य वर्ण हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही ट है, ह है, स है और प। तो त वर्ग में आप लोगों को कोई भी नहीं देखने को मिल रहा। अगर इन चार में से, इन पांचों में से कोई ऑप्शन होता तब आपका आंसर दंत वर्ण में आ जाता, लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं। तब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इसके अलावा त वर्ग के अलावा कौन कौन से वर्ण दंती वर्ण हैं। तब आप लोगों को ये बताना है कि जो सौ है, ठीक है, सौ से सरिता वाला सौ, ठीक है, तो सौ से सरिता वाला सौ यहाँ पर दंत वर्ण है। इसके अलावा लौ से लट्टू, यहाँ पर दोनों ही वर्ण जो हैं वो दंत वर्ण आते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण को हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पांचवा अक्षर, ठीक है। तो पांचवा अक्षर यहाँ पर कौन सा है, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, म यहाँ पर जो है वो अनुनासिक वर्ण है, जिसका उच्चारण हम नासिक से करते हैं, ठीक है, नाक से करते हैं, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। घोष है, आप लोगों से घोष पूछ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, घोष की जगह सघोष भी पूछा जा सकता है। अगर सघोष आ गया तब भी आपका क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, घोष पूछे या फिर सघोष। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों को यहाँ पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सघोष और अघोष। एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। अब सघोष में कौन कौन आते हैं और अघोष में कौन कौन आते हैं। जैसे आप लोगों ने जो स्वर
व्यंजन पढ़े होंगे, व्यंजन में आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे जिसमें हम 5 वर्ग पढ़ते हैं। 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तो इनमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों अघोष की, तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होता है अघोष, और तीसरा, चौथा, 5वां वो होता है सघोष वर्ण। ठीक है, घोषत्व के आधार पर तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होता है। तो अब हम यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो गौ अगर हम देखेंगे तो क, ख, गौ ये तीसरे पर आता है। अगर हम चौ की बात करेंगे ये पहले पर आता है, ख की बात करेंगे ये दूसरे पर आता है, और क की बात करेंगे तो ये भी पहले पर आता है। अब हमसे घोष वर्ण पूछा है यानी कि सघोष वर्ण, तो सघोष वर्ण 3, 4, 5 होते हैं, 3, 4, 5, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो 26वें का ऑप्शन ए बन जाएगा। बाकी जो चौ, क और ख है ये अघोष हैं। ठीक है, अघोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर हो जाएगा दंत। ठीक है, दंत। तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी का वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो वर्ण ध्वनि आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ है, दंत्योष्ठ है, कंठ तालव्य है। तो ये सभी ध्वनियाँ आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन इनमें से देवनागरी की ध्वनि कौन सी नहीं है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ग्रीवा ध्वनि यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दंतोष्ठ, मूर्धन्य और कंठे सभी ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में देखने को मिलती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य आप लोगों को ध्यान में रखना है, उच्चारण स्थान तालव्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है। अगर हम तालव्य की बात करेंगे दोस्तों, जो चौ वर्ग होता है, चौ वर्ग में चौ, छ, जौ, झ और यौ, ये 5 वर्ण हैं जिनको हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा ये तो व्यंजन हो गए। अगर हम स्वरों की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने स्वर भी पढ़ा था, छोटा ई और बड़ा ई, इसको हम तालु या फिर तालव्य बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं तालव्य में? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो इसका पंचमाक्षर है यौ है, यौ। तो इसी से मिलता जुलता यौ भी है, यौ से यज्ञ वाला यौ, तो ये भी इसमें आ जाएगा तालव्य में। इसके अलावा जो 3 सौ होती हैं उनमें से एक मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य सौ होती है। तो तालव्य सौ कौन सी वाली होती है? जिसको हम बोलते हैं 100 से सलजम वाली 100। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर तालव्य में कौन कौन आ गया, चौ, छ, जौ, झ, यौ, फिर यौ और सौ भी आ गया, और ई और ई आ गया। तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। इनमें से अब आप लोगों को ऑप्शन में बताना है कि तालव्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी आपके सामने है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसको हम क्या कहते हैं? तो अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है उनको, जिनकी हम गणना ना ही स्वर में करते हैं ना ही व्यंजन में करते हैं। लेकिन हम लोगों ने बचपन में स्वर में ही पढ़ा था। स्टार्टिंग में जब कक्षा 1-2 में होते हैं तो स्टार्टिंग में हम यही पढ़ते हैं, अंग अह जो अयोगवाह हैं उसको हम स्वर में काउंट करते हैं। लिखते तो हम स्वर में ही हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता अगर हम गणना की बात करेंगे। ठीक है, तो अयोगवाह ध्वनियाँ जिसको हम अंग और अह बोलते हैं, ये दोनों की दोनों ध्वनियाँ न स्वर में गिनी जाती हैं न ही व्यंजन में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां। स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रों के आधार पर, या फिर इसको आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है, या तो स्वर तंत्रों के आधार पर या फिर घोषत्व के आधार पर। तब हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घोषत्व के आधार पर तो 2 ही होते हैं, एक तो होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। तो ये दोनों क्या हैं? स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है।
जिसमें अभी हम लोगों ने देखा अघोष, अघोष में पहला और दूसरा, और सघोष में 3, 4 और 5। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर डिटेल में भी पढ़ना है होगी हिंदी, जिसमें मैंने आप लोगों को करा रखी है, देखो भाषा मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा रखी है, राजभाषा, राजभाषा से संबंधित विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर कराए हैं, सरकारी पत्र, पत्र लेखन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर कराया गया है टॉपिक के अनुसार। पूरा सिलेबस हिंदी का आप लोगों को देखने को मिलेगा, शब्द भंडार को छोड़कर, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी चीज़ें आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी अच्छे से तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जनसंचार का टॉपिक भी यहाँ पर आप लोगों को कराया गया है। तो इस तरीके से हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो प्रत्येक शब्द, अगर कोई भी शब्द है, जैसे कमल है, तो कमल में हम इन सभी वर्णों को अलग अलग अगर लिख दें, जैसे क लिख दिया हमने, म लिखा और ल, ये अलग अलग अगर हम इनको अलग अलग दिखा दें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं, संधि विच्छेद में क्या होता है, शब्दों का विच्छेद होता है, दो शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन अगर हम वर्ण विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ण का सेपरेशन होगा, दो वर्ण अलग अलग होंगे यहाँ पर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण क्या होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। तो 4 ऑप्शन हैं स्वरों का उच्चारण। आप लोगों को पता होगा कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण किसी भी अन्य की सहायता से नहीं किया जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र हैं, इसलिए बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये यूपी के एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलने, क्योंकि ये बुक जो है वो यूपी ओरिएंटेड है, लेकिन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रीवियस अगर आप लोगों ने लगाया होगा प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण अगर हम बात करेंगे मात्रा के आधार पर, तो 3 प्रकार के हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले ह्रस्व स्वर, और दूसरा हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा हम बोलते हैं प्लुत स्वर। अब ये जो ह्रस्व स्वर होता है दोस्तों, इसी को हम लघु स्वर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, लघु स्वर कौन से होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। जिनको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनमें हम एक मात्रा का समय लगाते हैं उच्चारण में, जिनमें हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तो 4 स्वर आ गए इसमें, अ, ई, ऊ, री। ये सभी क्या हैं, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। इसके बाद जो सेकंड स्वर आता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, या फिर गुरु स्वर। क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं संधि स्वर। क्योंकि यहाँ पर संधि होती है तो इसलिए हम इसको संधि स्वर भी कहते हैं। तो ये 3 नामों से आप लोगों को देखने को कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तीन के तीन एक ही नाम, एक ही चिड़िया के नाम हैं। तो इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम बोल देते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, जिसमें हम बात करते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसी को हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। सजाती मतलब एक ही जाति के। जैसे आ की अगर हम बात करेंगे तो अ धन अ मिलकर आ बनता है, ठीक है, तो ये अ धन अ मिलकर आ बनता है, तो ये सजाती हैं, एक ही जाति के हैं। अगर हम बड़ी ई की बात करेंगे, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। इसी प्रकार जो बड़ा ऊ होता है
वो छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलके बनता है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर, जो कि यहाँ पर आप लोगों से ऑप्शन में दे रखा है संयुक्त स्वर भी। तो ह्रस्व, प्लुत और संयुक्त यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन द्वित जो होगा यहाँ पर स्वर का वर्गीकरण नहीं होगा। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं ये भी आप लोग देख लो, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 स्वर हैं जिनको हम संयुक्त स्वर में काउंट करते हैं। ये भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जा सकता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो व्यंजन का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। तो वहाँ पर सघोष और अघोष की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सघोष और अघोष की वहाँ पर हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, तो घोषत्व के आधार पर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सघोष है उसको हम स्वर तंत्र के आधार पर या फिर घोषत्व के आधार पर बोलते हैं, तो इसलिए प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर हो जाएगा सघोष। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। 35 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो ऊष्मी व्यंजन हैं, तो ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे पार्श्विक की, तो पार्श्विक आप लोगों को पता होगा जो लौ है उसको हम पार्श्विक बोलते हैं। एक और होता है जिसको हम प्रकंपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित। तो इसी को हम लुंठित भी बोल देते हैं, लुंठित। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम र बोलते हैं। और र जो वर्ण है उसको हम प्रकंपित या फिर लुंठित बोलते हैं, और जो लौ है उसको हम पार्श्विक बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम उच्छिप्त की बात करेंगे दोस्तों, उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं, इसी को हम द्विगुण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द्विगुण। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्विगुण का नाम सुनते ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो दो वर्ण हैं ड और ढ, ड और ढ जिनके नीचे से बिंदी लगी रहती है, इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसी को हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इसी को हम संकर वर्ण भी बोलते हैं। इसी को हम ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात। इसी को हम संकर, ताड़न जात, उच्छिप्त, ये 3 नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 भाषाओं के गुण देखने को मिलते हैं, एक तो हिंदी और दूसरा फारसी। ये जो हम नीचे से जो ये बिंदी लगाते हैं, ये फारसी भाषा में लगाया जाता है, इसलिए ये दोनों ही रूप है जो कि इसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, आई होप। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये, जिसमें हम 2 मात्राओं का समय लगता है, उसको हम गुरु स्वर बोलते हैं। ठीक है, गुरु स्वर, या फिर इसी को हम दीर्घ स्वर, संधि स्वर, इन सभी के नाम से जानते हैं। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि स्वर तंत्री में कंपन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, और जब कंपन होता है यानी कि वहाँ पर घर्षण पैदा हो रही है, स्वर तंत्री में घर्षण पैदा हो रही है। और घर्षण का मतलब है घोषत्व के आधार पर, और घोषत्व यानी कि सघोष और अघोष की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो सघोष और अघोष की यहाँ पर बात कर रहा है, तो सघोष और अघोष वाला यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है, चयन करना है। तो काकल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो काकल्य वर्ण है, काकल्य वर्ण को हम सघोष वर्ण भी बोलते हैं। इसी को हम सघोष वर्ण भी बोलते हैं। इसी को हम ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं, क्योंकि संघर्ष यहाँ पर हो रहा है। ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं और काकल्य भी बोलते हैं।
अब ये वर्ण होता कौन सा है, तो ये होता है ह से हल। तो ये ह से हल जो है उसको हम काकल्य वर्ण बोलते हैं, जिसमें स्वर तंत्री में कंपन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जिसको हम सघोष, ऊष्म, संघर्ष और काकल्य बोलते हैं। तो ह वर्ण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। और संयुक्त स्वर कौन सा है, ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था। तो संयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, औ। तो आप लोगों को 38 का आंसर होमवर्क से कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने जो क्वेश्चन है उनको समझा होगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।